नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत। और जैसे कि आपके सामने व्यापार से साम्राज्य तक पाठ 2 हमारे अतीत कक्षा 8। आपको पता है ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम ये रिवीजन क्लास लेके आए हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ में हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारे चैनल पे आप सब लोग जुड़े हुए हैं और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, आप हमारे क्वेश्चन आंसर वीडियोस देखते हैं और मैं आशा करता हूं कि वो सारी वीडियो से आपको जरूर लाभ होता होगा। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको मैं बताऊंगा जिसके द्वारा आपकी जो पढ़ाई होगी वह बहुत अच्छी हो जाएगी और उसके थ्रू आपकी हर एक परफॉर्मेंस, सिर्फ पढ़ाई नहीं खेल कूद में भी आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको वो जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और हम शुरुआत करते हैं कि व्यापार से साम्राज्य तक, जिसके अंदर हमने मुगल बादशाहों में औरंगजेब और बाकी जो साम्राज्य तक कैसे पहुंचे थे व्यापार से अंग्रेज लोग, और कंपनी का शासन कैसे आया था, ये सब हमने पढ़ा था। तो हम अभी अभ्यास समीक्षा करने जा रहे हैं और आपके सामने है कि आपके सामने से आप देख सकते हैं कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। ठीक है, आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु जो थी वो 1707 में हो गई थी और उसके बाद में बाकी इसके जो पुत्र वगैरह थे और बाकी जो लोग थे वो आने लग गए थे। लेकिन आप देखेंगे कि जो लास्ट जो सबसे ताकतवर था, ठीक है, मुगल बादशाह, वह औरंगजेब था। और औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था, शाहजहां। क्योंकि और आपको पता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, आगरा में ताजमहल शाहजहां ने बनाया और शाहजहां ने ही दिल्ली का लाल किला, दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद, ये सब शाहजहां ने ही बनवाया था। तो आपको पता लग गया कि शाहजहां का लड़का जो है वह औरंगजेब था और उसी ने वही सबसे आखिरी जो सबसे शक्तिशाली बादशाह था। उसके बाद के लोगों को तो पता ही नहीं कि कैसे कैसे थे वो लोग। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली थी। देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं चाहता हूं कि आपको एटलीस्ट आप पूरे चैप्टर को अगर ना देख पाओ या नहीं पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो इम्पोर्टेंट जो ये चैप्टर है वो तो इम्पोर्टेंट चीजें तो आपको पता लगनी चाहिए और इसके थ्रू आपको जो आपका पूरा चैप्टर वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि कंपनी के बिजनेस से, व्यापार से साम्राज्य तक, ठीक है, व्यापार से साम्राज्य तक का जो एक तरीके से उनका जो प्रभुत्व था वो कैसे संपन्न हुआ। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि जो अंतिम शासक थे, क्योंकि आपको पता अंग्रेजों से पहले भारत पर राज किसने किया था? मुगलों ने किया था। ठीक है, और मुगल बादशाह औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। उसने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। और आप देखेंगे 1707 में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी ताकत दिखाने लगे थे। अब देखो भाई, जैसे ही एक ताकतवर जो बादशाह है वो मर जाएगा, उसके बाद जो छोटे छोटे बादशाह होते हैं या जो रियासत के जो राजा अधिकारी होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हमें कब्जा मिल जाए, तो कोशिश करते हैं इस प्रकार से। और आप देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली थी। ठीक है, और सूबेदारों ने अपनी ये रियासतें कायम भी कर ली थी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब आप देखेंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, ठीक है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। जो अंग्रेजों के मतलब अंग्रेज जो थे ना, इन्होंने क्या किया 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि 1750 के बाद से धीरे धीरे करके क्या किया इन लोगों ने। देखो 1757 की क्रांति भी हुई थी भारत में, आपको पता भी ये वाली बात। 1857 की क्रांति भी हुई थी, ठीक है, और 1757 में तो प्लासी का युद्ध हुआ था जिसके अंदर मुगलों ने भारत के एक तरीके से आप ये जान सकते हैं कि भारत को बता दिया था कि भाई अब हमारा तुम पे अधिकार है। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध, ये जो लोग ये बंगाल के अंदर ही हुए थे और वहां पे इन्होंने बंगाल के मुगलों को हरा दिया था अंग्रेजों ने और बता दिया था कि भाई देखो अब तो हम अपना कब्जा रखेंगे, यहाँ पे तुम हमारे मोहताज हो।
तो इस प्रकार से अंग्रेजों की नींव डली थी। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 1750 के आसपास। आप बोलोगे 18वीं, मैं हर बार आपको ये समझाता हूं कि 1700 तक तो 17वीं सदी चलेगी, लेकिन 1701 जैसे ही आएगा तब से लेके 1800 तक, ठीक है, तब से लेके 1800 तक हमारी क्या हो जाएगी, 18वीं सदी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे अभी आपको पता है ये 21वीं सदी है, लेकिन आप देखते हो कि हम 2022 लिखते, 2021 लिखते, 2023 लिखते हैं, लेकिन 2121 नहीं लिखते, लेकिन तब भी ये 21वीं सदी है। ठीक है, चलिए आपको समझा दिया मैंने। अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। बाद में इन्होंने क्या किया, विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी हुई। देखो इंपॉर्टेंट चीज आ गई, कैप्टन हडसन ने किसकी गिरफ्तारी की थी, बहादुर शाह की, और बहादुर शाह जफर की और उसके बेटों की। ठीक है, औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। ठीक है, जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था, अपनी सेना का नेता मान लिया था। ठीक है, 1857 आपको पता है, पहले तो मेरठ में शुरुआत हुई थी इसकी। उसके बाद में जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को। तो साथियों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि बहादुर शाह जफर के सामने ही उनके बेटों को मार डाला और बहादुर शाह जफर को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वाणिज्यिक एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर ज्यादा कीमत पर बेचकर। अब वाणिज्य क्या होता है, वाणिज्य की बात की यहाँ पे, वाणिज्य मतलब कमर्शियल थिंग की बात बताई गई है कि एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम है जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पे खरीद लेते हैं। ठीक है, समझ लो 5 रुपए में खरीद लिया और ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं, और समझ लो 10 रुपए में बेच दिया तो कितने रुपए का मुनाफा हो गया, पूरे 5 रुपए का मुनाफा हो गया। और बेचकर यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, मुनाफा अर्थात लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि कंपनी ने क्या किया, सस्ता सामान खरीदते थे और फिर वो महंगा बाहर बाजारों में बेचते थे। अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे है कि निम्नलिखित के जोड़े बनाए। अभ्यास प्रश्न उत्तर है, वैसे तो अभ्यास प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में प्रॉपरली करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अच्छा, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उसे देख सकते हैं कि अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक का नाम बताइए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब आपको याद रखना है। मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर पड़ गया था, उत्तर आपके सामने कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई मुगल गवर्नरों ने अपने क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना शुरू कर दी। इससे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। मतलब जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय शासक जो थे, इन्होंने अपना राजपाट शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहां हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 में लंदन में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न, पूर्व के साथ व्यापार करने का चार्टर या अनुमति पत्र कंपनी को किसने दिया, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इनको दिया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ मतलब ईस्ट के जो वर्ल्ड है उनके साथ काम करने का जो अनुमति पत्र था। कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत में आई, तो आपको हमेशा याद रखना है वास्को द गामा, पुर्तगाल कालीकट के उस पे आया था और बाद में फिर उसने गोवा और हर जगह पे कब्जा भी किया। तो सबसे पहले जो यूरोप से आए वो थे पुर्तगाली। किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और कब, देखिए पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और यूरोप से यहाँ पर आया पुर्तगाल के लिए। ठीक है, भारत में पुर्तगाली अड्डा कहाँ था, तो पुर्तगालियों का अड्डा जो था वो गोवा में था। ठीक है, गोवा में। यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तु कौन सी है, यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख जो है वह है सूती कपड़ा, कॉटन। ठीक है, रेशम का कपड़ा,
काली मिर्च, लौंग, इलायची। ठीक है, ये सब उन लोगों ने मेनली यहां से खरीदा और बाहर जाके बेचा या यहाँ पे कब्जा लिया। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कारखाना की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 में हुगली नदी के तट पर की गई थी। हुगली कहाँ पर है? हुगली नदी जो है वह आज पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता के पास में। ठीक है, कलकत्ता शहर। तो पहली फैक्ट्री 1651 में लगाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा हुगली पर। फैक्ट्री किसे कहा जाता था? कंपनी के व्यापारी हुगली नदी के किनारे से ही अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों के उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। तो फैक्टर जो था वह एक तरीके से था कि कंपनी मतलब जिस जगह से वह लोग व्यापार चलाते थे उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था उस जगह को। ठीक है, तो जो ये फैक्ट्रियां जो इन व्यापारियों को, जो ये व्यापारी थे ना, इनको फैक्टर कहते थे, व्यापारियों को। ठीक है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ और कब शुरू हुई? अभी बताया था, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। फरमान का क्या अर्थ है? फरमान का अर्थ है एक शाही आदेश होता है। बंगाल के पहले नवाब कौन थे? नवाब मुर्शीद कुली खान थे। ठीक है, पहले नवाब। बंगाल का आखिरी नवाब कौन था? नवाब सोराजुद्दौला। प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम प्लासी था। प्लासी जो है 1757 में जहां पे युद्ध हुआ था, अंग्रेजों ने बिगाड़ कर इसे प्लासी कर दिया। अंग्रेज जैसे बोल नहीं पाते थे, आपको पता ही है। इस जगह के को प्लासी, यहाँ पलाश पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण होता था। पलाश के फूल होते हैं इसलिए प्लासी बोलते थे, लेकिन आपको पता है ये इनसे बोला तो जाता नहीं है, तो प्लासी की जगह वो प्लासी बोलने लगे। अली वर्दी खान की मृत्यु कब हुई है? तो अली वर्दी खान की मृत्यु 1756 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, जो आपके सामने दिख रहा है वीडियो में। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से जब भारत आया तब उसकी उम्र क्या थी? तो जब वह रॉबर्ट क्लाइव 1743 में मद्रास आया था, उसकी उम्र 18 वर्ष थी। विलय नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति की थी। ठीक है, विलय नीति मतलब मिला लेता था, हड़प की नीति भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, या गोद प्रथा जो थी उसने वो समाप्त कर दी थी। प्लासी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, बड़ी जीत। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। ठीक है, बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई? तो बक्सर की लड़ाई 1764 में जो हुई थी, मीर कासिम की हार हुई। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। नवाब बनने का क्या मतलब था? नवाब बनने का मतलब था अंग्रेजों की गुलामी करना। सारी ताकत और सत्ता कंपनी के पास होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 4 मई 1799 में। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना था? 1782 में। काजी का अर्थ लिखिए। काजी का अर्थ होता है एक न्यायाधीश होता है काजी। विलियन नीति के सिद्धांत किस स्तर पर आधारित था? ये सिद्धांत इस स्तर पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, कोई वारिस नहीं है पुरुष, तो अंग्रेज उस राज्य को अपने में मिला लेते थे। लॉर्ड डलहौजी ने यह हड़प की नीति या विलियन नीति अपनाई थी 1850 के आसपास। प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था? ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जैसे आज के टाइम पे से स्टेट है, ठीक है, या अलग अलग जिला होता है, इस प्रकार से प्रेसिडेंसी होती थी जहां पे प्रशासनिक इकाइयां में बटे होते थे। उस समय कितनी और कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? उस समय 3 ही प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों के टाइम पे। एक बंगाल थी, एक मद्रास थी और एक मुंबई थी। 3 ही प्रेसिडेंसी थी। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। 1839। महाभियोग किसे कहा जाता है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता था, उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है तो उसे महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग भारत में भी है, आपको पता है। महाभियोग होता है, महाभियोग जो होता है जिसमें राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति को निकालने के लिए राष्ट्रपति का पद हटाने हेतु महाभियोग होता है। वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा कब जारी हुआ? 1789 में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड कब लौटा? 1785 में। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब और क्यों की? रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का जवाब देना पड़ा। बाद में उसे
बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। चेन्नम्मा कौन थी? तो चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर की रानी थी। चेन्नम्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? चेन्नम्मा की मृत्यु 1829 में जेल में हुई। तो साथियों, हमारी जो ये इम्पोर्टेंट रिवीजन क्लास है वो यहाँ पर पूरी होती जा रही है, लेकिन मैंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली थी वीडियो की शुरुआत में, वो मैं आपको बताता हूँ कि सहज योगा मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आप लिंक भी देख पा रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे डेडिकेटेडली और बहुत फोकस से सारा काम कर पाएंगे। आप एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे, अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर बन पाएंगे। जो भी आप बनना चाहते हैं वह आप मेडिटेशन के थ्रू बन सकते हैं। जो भी अभिभावक, छात्र, शिक्षक इसको देख रहे हैं, उनसे हमारी निवेदन रहेगा कि आप जरूर एक बार जरूर ज्वाइन करें। ये ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप किसी वेबसाइट के थ्रू जाइए, कहीं भी जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप जरूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। तब तक के लिए जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़े रहेंगे, बहुत सारी वीडियोस देख पाएंगे। और जो साथी वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। वो एक अच्छी जगह पहुंच पाएंगे। अच्छे लोगों के साथ जब सब लोग मिलकर पढ़ते हैं तब पढ़ाई में बहुत मजा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, जिसके थ्रू आप पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं। इसलिए अपने दोस्तों को जरूर इस चैनल से जोड़िएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको कैसी वीडियो लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो लोग सहज योगा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं वो भी जरूर कमेंट में लिखेगा उनको कैसा अनुभव महसूस हुआ। तो ये चैनल आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।